नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है खाद्य संसाधन में सुधार। जो हमारे खाद्य संसाधन हैं, जो हमारा जहां से हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, चाहे हमें वो खेतों से मिलते हों या हमें जीव जंतुओं से मिलते हों, वो उन संसाधनों के बारे में हम लोग आज डिटेल में इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं और उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं वो कहाँ से आता है, उसकी कैसे एक रखाव होता है, किस प्रकार उसका एक मेंटेनेंस चलता है, इन सब के बारे में हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आज जो हम एक फूड खा रहे हैं, चाहे वो हमारा प्लांट सोर्स से हो या एनिमल सोर्स से हो, तो अगर हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तो हमें उतनी वैल्यू नहीं पता चलेगी कि जो आज हमारी प्लेट में जो भोजन हमें मिल रहा है खाने के लिए, हम तो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ घर पर उसको बना रहे हैं, लेकिन वो जो हम साग सब्जी ले रहे हैं, जो दालें ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं, वो कहाँ से किस रूप में हमारे पास आता है। प्लस अगर हम जंतुओं का भी एक करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। तो इसी सबको हम आज के चैप्टर में समझने जा रहे हैं। तो आपकी बुक आपके पास है, चलिए खोल लेते हैं फिर अपनी बुक। यहाँ पे बच्चों आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसको खाद्य संसाधनों में सुधार का मतलब है इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। हमारा जो खाद्य संसाधन को इंग्लिश में फूड रिसोर्सेस बोलते हैं। तो ये हम सब एक अगर अपना एक जनरल नॉलेज को उसमें ले तो हम ये सब जानते हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिल्स हो, एक सेल के हो या मल्टी सेलुलर हो, जैसे हम बड़े बड़े जीव जो हमसे भी विशालकाय, जो एक जीव जो जंगलों में रहते हैं, कोई भी जीव हो जिनको हम एक जीवित की कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए जैसा हम लोग पहले से एक पढ़ा है, उनके लिए हवा आवश्यक है, उनके लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार उनके लिए भोजन भी एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। और ये भोजन हमें क्यों आवश्यक है, ये तो एक नई बात नहीं है। हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं कि भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हमें वसा मिलती है, विटामिन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो भोजन है वो हमारा, यहाँ देखिए ये पूरा हम मार्क कर रहे हैं, ये सब हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। आप प्रोटीन ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, वसा ले लीजिए, वसा मीन्स फैट्स ले लीजिए, विटामिन ले लीजिए, इवन खनिज लवण भी हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और ये सब है हम ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इन सब चीजें, ये जो हमारे जितने भी ये एक उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये सब हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के विकास में काम में आते हैं। तो अगर प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए एक काम में आता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। खनिज लवण हमारे बॉडी का पूरा बैलेंस बनाकर रखते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे हम डायरेक्ट रूप में देखें या हम इनडायरेक्ट रूप में देखें, हम लोग कहीं ना कहीं जी पौधों पर डिपेंडेंट है। इवन अगर हम मांसाहारी पूरी रूप में हम मांसाहारी हैं, तब भी हम एक इनडायरेक्ट वे में हम पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम जो जंतुओं को अपने एक सेवन में ले रहे हैं, तो वो जंतु जो भोजन पदार्थ लेते हैं वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि अगर हम जंतुओं पर डिपेंडेंट हैं तो वो वो जंतु पौधों पर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं से देखे जाए तो पौधे ही एक मेन हमारा एक फूड का सोर्स होते हैं। तो इसलिए हमें, जब हम देख रहे हैं कि हमें जो भोजन मिल रहा है वो पौधों से भी मिल रहा है, वो हमें जंतुओं से भी मिल रहा है, तो यहाँ जो देखते हैं अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। तो कृषि से अगर हमें साग सब्जी मिल रही है, तो पशुपालन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम फिशेस ले रहे हो, चाहे चिकन ले रहे हो, और भी विभिन्न प्रकार के जो हमारा ये सारे जो सी फूड होता है उसकी बात करें, तो ये हमारा पशुपालन से प्राप्त होता है।
तो यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, ये आवश्यक क्यों है? तो हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह एक उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, चाहे हमारा फार्मलैंड में हो या पशुपालन में हो, एक प्रोडक्शन इंक्रीज का हमारे लिए एक बार बार आता है कि हमें इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और कोई रीजन है? आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों को वैरायटी चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप क्या सोचते हैं कि जिस हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, अगर जो आज से 25 साल पहले जिस रेट से एक, चाहे कहें हम कृषि हो या पशुपालन हो, अगर उस में कोई एक इंक्रीज नहीं होगा तो जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसको पूरा भोजन मिल पाएगा? क्या सोचते हैं? नहीं मिल पाएगा, है या नहीं है? तो आपको एक उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप घर में 2 लोग हैं, तो आपका घर में कितना भोजन बन रहा है? और वहीं अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं और 2 से आप लोग 10 लोग हो जाएं, तो आपको ज्यादा घर में बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा कि सबको पूरा पेट भरे? है या नहीं है? तो जैसे जैसे हमारे घर में मेंबर्स इंक्रीज होते हैं, हमारा भोजन अधिक बनता है, उसी प्रकार अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो चाहे हम पशुपालन की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, उसमें भी हमें पूरा ध्यान देना होगा कैसे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें कि सबको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए ये आपको कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, जो मैंने जैसे बताया था। इसलिए आवश्यक हो गया है कि जो अन्न का उत्पादन है उसको भी हम इंक्रीज करें। और ये भी जानते हैं कि हम लोग हमारा जो कंट्री है वो एक कृषि प्रधान कंट्री है। हम बहुत कुछ एक फार्मलैंड्स, बहुत कुछ हम फार्मर्स पर एक डिपेंड करते हैं। तो इसलिए कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि ऑलरेडी हमारा इतना एक फार्मलैंड है और उसके साथ साथ अब फार्मलैंड्स कम भी हो रही हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एक कम हो रही हैं और जितनी पहले अगर वो भी संख्या रखें वो कम है, तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहाँ से फार्मलैंड दी जाए उनको, है ना? तो इसलिए कोशिश ये करी जा रही है कि जितना एरिया फार्म का अवेलेबल है, जहां पर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे ऐसा करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो कम जगह में हमारा ज्यादा हमें एक प्रोडक्शन हो, उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। तो यही है कि इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को हमें उसको एक इंक्रीज करना बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर देखें तो जो हमारी फसल है, आप चाहे हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारी रबी होती है, हमारी खरीफ होती है जहाँ पे गेहूं हो रहा है, राइस हो रही है, दालें हो रही हैं, है ना, चना हो रहा है, विभिन्न प्रकार के हमारे कृषि उत्पाद हो रहे हैं। तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास और कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। और ये जो सफल हुए हैं ये आता है हरित क्रांति के अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि एक एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स काफी करे गए। किसानों को जो उनको एक लंबा समय लगता था बीज बोने में, सॉइल तैयार करने में, उसको इरिगेट करने में, उसको पानी जल देने में, वो सारी मशीन्स वैसी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि उनका ये कीट है वो जो फसल है उसका विनाश नहीं करें और प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहे। इसके साथ एक और क्रांति आई थी, वो थी श्वेत क्रांति, जिसमें दूध उत्पादन को बढ़ाया गया। और ये सब उत्पादन तभी एक इंक्रीज होता है, एक तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो, प्लस हमारा वेस्टेज नहीं जाए, कोई चीज खराब नहीं हो, कहीं कोई कीड़ा या किसी और वस्तु से, अगर हम दूध कह रहे हैं तो जो गाय भैंस जिससे हम दूध ले रहे हैं वो बीमार नहीं पड़े, वो पूरे स्वस्थ होकर हमें प्रोडक्शन देते रहे। और इन क्रांतियों की प्रक्रिया में क्या हुआ, हमारे जो प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ।
और इस कारण जब प्राकृतिक संपदाओं का एक उपयोग हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर इंक्रीज हो गए। और इस कारण जो है, जो हमारा एक संतुलन बना हुआ था वो एक डिक्रीज होने लग गया। मीन्स हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स ज्यादा इंक्रीज करने रख दिए, तो फर्टिलाइजर्स इंक्रीज होने से केमिकल सॉइल में जाने लगे, तो सॉइल की क्वालिटी एक बेकार होती चली गई। और जो हम एक प्रोडक्शन के लिए तो थी, लेकिन जो नेचुरल था वो पूरा एक डिस्टर्ब हो गया, पॉल्यूशन उससे इंक्रीज हो गया। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास जो हैं वो पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति नहीं पहुंचा। मीन्स अगर हमें जैसे एक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आप सिंपल सोचिए, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो पॉल्यूशन होगा, तो हमारे जो एक नेचुरल जो एक बैलेंस बना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोशिश अब ये है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो, लेकिन जो नेचर का बैलेंस है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें बहुत एक जो मेथड्स हैं उनको समझना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट कैसे हो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है, कि हम एक ध्यान दें कि कहाँ से हमें बेनिफिट है, कहाँ से हमें थोड़ा सा बेनिफिट है लेकिन नुकसान ज्यादा है। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में सोचना होगा। दूसरा जो है कि हमें एक दूसरी बात पर यह ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो और वो जो है, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है मीन्स कृषि है, अब दालें हैं, वो हमने राइस है, हमने उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या होता है किसान वो काट के गोदामों में भर देते हैं, गोदामों से वो फिर आगे मार्केट में बेचे जाते हैं। अब जो गोदामों में भरे जाते हैं, कृषि ने तो अपनी मेहनत कर दी, लेकिन गोदामों में रखे रखे भी चीजें खराब हो जाती हैं, उनको मॉइस्चर मिल गया, उन पर जो कीट हैं वो कार्य करने, वो उसको खाने लग गए। तो मेन ये है कि वो जो एक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन के बाद जो स्टोरेज है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, वहां पे भी कोई हमारी खाद्य जो वस्तु है उसे खराब होने से बचाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है और खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करता है। तो मीन्स लोगों के पास इतना मनी हो कि वो उसको बाय कर सके, उसका रेट ठीक हो, बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है। और इसलिए क्या है, कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी हमें एक इंक्रीज करनी होती है जिससे कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं कि किसान एक जो होता है वो उसको इतना आर्थिक महत्व नहीं मिलता है, बाद में जब मार्केट में आता है वो चीज इतनी महंगी हो जाती है कि उसे वो जो लोग बेचने वाले हैं वो ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं। तो एक हमें ये पूरी प्रणाली पे एक सोच विचार करने की आवश्यकता है। तो कृषि के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों का भी अपनाना होगा, कि जो है सारी अगर प्रोडक्शन का है तो वो फार्मर्स को पूरी नॉलेज हो, स्टोरेज का है तो जो गोदाम मेंटेन कर रहे हैं उनको नॉलेज हो, प्लस आपके पास इतना रेवेन्यू हो कि जो लोग उसे एक बड़ी संख्या में खरीदना चाहते हैं वो उसको खरीद सके और ठीक रेट में उसको आगे बेच सके, क्योंकि कभी कभी कोई चीज इतनी महंगी होती है कि कम लोग खरीदते हैं और रखे रखे भी खराब होती है। तो संपूर्ण जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां हमें अपनानी चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब जो प्रश्न आता है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, हमने अभी मेन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो था कि हमें इसका उत्पादन इंक्रीज करना है, फिर उसको मेंटेन करना है। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा कि फसल उत्पादन में हम कैसे उन्नति करें, लेकिन मैं ये वाला टॉपिक लूंगी नेक्स्ट सेशन में। आज जो पढ़ा है उसके नोट्स देख लेते हैं। तो कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाना आवश्यक, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता है,
कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है, इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हरित तथा श्वेत क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है। तो हरित क्रांति का अर्थ है कि हम फसल उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, और श्वेत क्रांति मीन्स दूध उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणाली की आवश्यकता। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति ना पहुंचाएं, इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। तो बच्चों, आज के उसमें एक तो हमें आइडिया लग गया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ हमें थोड़ी नॉलेज भी मिली कि एक कृषि उत्पादन की अगर हम बात कर रहे हैं या पशुपालन की बात कर रहे हैं, उसको इंक्रीज करने की क्यों आवश्यकता है। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कैसे इन पर एक काम हो रहा है और किस प्रकार हम भी अपना कोई योगदान दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।